कवर करने वाले हैं BPCC 102, जो कि आपका इग्नू का फर्स्ट ईयर का जो ये साइकोलॉजी ऑनर्स का ये कोड है, साइकोलॉजी ऑनर्स जो है उसका ये कोड है। ठीक है, ये ऑनर्स प्रोग्राम का कोड है। ठीक है, तो हम बात कर लेते हैं जैव मनोविज्ञान। जैव मनोविज्ञान को जैसे हम बायोसाइकोलॉजी बोलते हैं। ठीक है, तो इसमें क्या आता है कि जैव मनोविज्ञान शब्द जो है दो शब्दों को मेल से बना है। तो इसमें बेसिकली मैं बता देता हूं, तो हम सेशन को स्टार्ट करने से पहले बता दो कि ये जो सेशन है बेसिकली किस पर्पस पे है और ये क्या इसका मोटिव है। तो हम इसमें कवर करने वाले हैं पूरे सेशन में पूरे बुक के बारे में विद चैप्टर वाइज, कि कौन से चैप्टर में आप क्या क्या पढ़ने वाले हैं। उसके बाद हम चैप्टर वाइज अपने एक एक चैप्टर को कवर करेंगे, लेकिन फर्स्ट ऑफ ऑल हम पूरे बुक का एनालिसिस करेंगे कि पूरे बुक में कौन कौन से चैप्टर में कौन कौन सी टॉपिक को कवर करने वाले हैं। ठीक है, तो आते हैं आज चैप्टर अपने सेशन को स्टार्ट करते हैं। तो हमारा सेशन है जैसे कि जैव मनोविज्ञान। जैव मनोविज्ञान दो शब्दों को मेल से बना है, बायोसाइकोलॉजी। ठीक है, यानी कि हम जीवित प्राणियों के ऊपर और जो उनका जो मेंटलिटी है उसके बारे में स्टडी करेंगे कि भाई जैव यानी कि एक कोई भी पर्पस जो है, लाइक दैट पेड़ पौधे भी हो गए या फिर आपके जीव जंतु हो गए, पशु पक्षी हो गए, मनुष्य हो गए, ये क्या है आपके जैव मनोविज्ञान में आते हैं। ठीक है, अब इसमें क्या है, जिसमें जैव का मतलब होता है जैसे बायो, जो जहां पे जीवित हो। ठीक है, तो उसके बारे में कवर करेंगे। तो हम बात कर लेते हैं अपने फर्स्ट चैप्टर के बारे में। तो फर्स्ट चैप्टर है हमारा प्रॉपरली अगर मैं बात करूं तो हमारा फर्स्ट चैप्टर का नाम ही यही है, जैसे कि मैं आप लोगों को बताया कि जैव मनोविज्ञान, यानी कि बोल सकते हैं कि बायोसाइकोलॉजी के बारे में हमने डिस्कस किया। तो हम अपने फर्स्ट चैप्टर के बारे में वो बोलेंगे जैव मनोविज्ञान का परिचय, यानी कि इंट्रोडक्शन ऑफ बायोसाइकोलॉजी। ठीक है, तो अब देखो इसमें हम बायोसाइकोलॉजी के बारे में पढ़ेंगे। तो देखो इसमें बायोसाइकोलॉजी में हम ये देखें कि मनुष्य का जो ब्रेन है कैसे वर्क करता है। मनुष्य का जो ब्रेन है किस चीज़ पे आपका बोल सकते हो कि टिका हुआ है, या फिर उसे क्या बोला जाता है, मस्तिष्क जिसे बोल सकते हैं कि जो ह्यूमन ब्रेन है उसका जो है कैसे स्ट्रक्चर है। तो ये आप इसमें फर्स्ट चैप्टर में कवर करने वाले हैं। ठीक है, उसके बाद जैव मनोविज्ञान का स्वरूप और कार्यक्षेत्र, यानी कि नेचर ऑफ स्कोप ऑफ बायोसाइकोलॉजी के बारे में पढ़ेंगे कि भाई जैव मनोविज्ञान का नेचर, उसकी प्रकृति कैसा था। तो इसमें हम बोलेंगे न्यूरो एनाटॉमी के बारे में पढ़ेंगे, न्यूरो केमिस्ट्री के बारे में पढ़ेंगे, न्यूरो पैथोलॉजी के बारे में पढ़ेंगे, न्यूरो एंडोक्रोमियोलॉजी के बारे में पढ़ेंगे और न्यूरो फार्मालॉजी। ठीक है, तो ये अलग अलग जितने भी हमारे कार्य क्षेत्र हैं, यानी कि टाइप्स ऑफ जैव मनोविज्ञान, यानी कि टाइप्स ऑफ बायोसाइकोलॉजी के बारे में कवर करेंगे। ठीक है, तो ये सब क्या होता है इनके बारे में प्रॉपरली हम कवर करने वाले हैं। और इसके साथ डिवीजन ऑफ बायोसाइकोलॉजी के बारे में पढ़ेंगे कि हम अगर मान लो कि बायोसाइकोलॉजी को क्षेत्र के वाइज डिवाइड करते हैं तो कितने प्रकार के हमारे बायोसाइकोलॉजी होते हैं। तो फिजियोलॉजिकल साइकोलॉजी होता है, आपका क्रोमोग्राफी साइकोलॉजी होता है, आपका न्यूरोग्राफी साइकोलॉजी होता है। ठीक है, तो ये सारे साइकोलॉजी के बारे में हम स्टडी करने वाले हैं अपने फर्स्ट चैप्टर में। ठीक है, और उसके बाद यहाँ पर हम बोलेंगे कि एक मेथड भी कवर करने वाले हैं जो कि बहुत ज़्यादा हमारे बायोसाइकोलॉजी के रूप में जो है ज़्यादा मेथड ये बहुत ज़्यादा प्रसिद्ध है, जो कि अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पे पॉल ब्रोका के नाम से एक फिलोसोफर था, उसके द्वारा ये आगे बढ़ाया गया था। तो ये हमारा फर्स्ट चैप्टर था। और इसके साथ साथ हम थोड़ा सा इसमें ये भी कवर करेंगे कि हमारे ब्रेन के ऊपर स्टडी करने के लिए हमारे इलेक्ट्रॉन्स हमारे ब्रेन पे ऊपर कैसे वर्क करते हैं। ठीक है, इलेक्ट्रोनिट्स जो है आपका ईईजी जो होता है, एक ईसीजी होता है और एक ईईजी होता है। तो ये आपका प्रॉपर हमारे ब्रेन पे वर्क करता है, कैसे हमारा बोल सकते हैं कि एक सिमुलेटर जो होता है, ट्रांसफार्मर जो होता है हमारे नर्व सिस्टम में वर्क करता है प्रॉपरली। ये सब चीज़ें हैं, हम इस चीज़ पे वर्क करने वाले हैं या फिर स्टडी करने वाले हैं। ठीक है, तो हमारा एक प्रॉपरली बायोसाइकोलॉजी में हम ये सारे चीज़ें पढ़ेंगे कि किस तरीके से मशीनों का, कौन कौन से मशीनों का क्या स्किन कंडक्टन रिस्पॉन्स जो होता है कि हमारा स्किन वर्क कर रहा है या नहीं कर रहा है। फॉर एग्जांपल देखो यहाँ पे फेस पे आप लोगों को ये त्वचा के ऊपर भाई मशीनें लगाई गई है, तो ये मशीन के अकॉर्डिंग जो है पता चल जाएगा कि भाई हमारी जो मशीन के मांसपेशियाँ हैं वो डेड है या नहीं है। फॉर एग्जाम्पल देखो यहाँ पे मशीन, यहाँ पे इसके फिंगर में भी मशीन लगा रखा है, तो इस मशीन से पता चल जाएगा कि हाँ ये इसके डेड सेल है या नहीं है हाथों के। ठीक है, तो ये आपका प्रॉपर फर्स्ट चैप्टर था जो कि कवर होता है। ठीक है, तो अब हम बात कर लेते हैं चैप्टर नंबर सेकंड के बारे में। चैप्टर नंबर सेकंड का नाम है तंत्रिका कोशिकाएं और तंत्रिका आवेग, यानी कि न्यूरॉन्स एंड नर्व पल्सेस।
ठीक है। तो अब देखो क्या है कि नर्व पल्सेस आपने देखा होगा कि इंसान को, आपने एक कॉमन सा चीज़ है कि ऐसे चेक करने के लिए हम क्या करते हैं, उसके हाथों को नर्व्स पकड़ते हैं कि भाई उसके पल्स चल रहे हैं या नहीं चल रहे। उससे क्या होता है कि हमारा पता चल जाता है कि इस इंसान की जो सांसें चल रही है या नहीं चल रही। ठीक है। आपने देखा होगा कि इस प्रॉपर वे में हम, हमारे तंत्रिकाएं होती हैं, वो हमारे नर्व्स क्या होते हैं। देखो नर्व्स नर्व्स हमारे ब्रेन के एक बोल सकते हो ऐसा पार्ट होता है जो प्रॉपर वे में उसी के अकॉर्डिंग हमारा पूरा ब्रेन कंट्रोल होता है, और उस ब्रेन के माध्यम से, उसी कंट्रोलर के माध्यम से हमारा पूरा जो है ना बॉडी कंट्रोल होता है या फिर वर्क रहता है। आपने देखा होगा कई बार लगता है, कहता है ना कि ब्रेन में चोट लग गया तो भाई उस बंदे का मतलब ब्रेन हैमरेज हो जाता है, ब्रेन वर्क नहीं कर रहा है। तो ये आपका प्रॉपर आपका देखने को मिलता है। अब इन कोशिकाओं के रूप में अगर मैं बात करूं तो बेसिकली एक बात बता देता हूं कि, ठीक है, तो देख लेते हैं, अब बात कर लेते हैं। देखिए हमारे नर्व स्ट्रक्चर एंड फंक्शंस के बारे में देख लेते हैं। देखो जैसे कि आपको एक अमीबा होता है, तो अमीबा कैसे फैलता है, तो देखो ये भी हमारा एक बोल सकते हैं कि आपके टाइप्स ऑफ न्यूरॉन है, यानी कि स्ट्रक्चर ऑफ टेपिकल्स जो न्यूरॉन्स होते हैं वो कैसे आपके स्टार्टअप में, कैसे एक अंडाशय में, यानी कि देखो ये केंद्रक होते हैं, केंद्रक यानी कि सेंट्रल होते हैं। तो ये कैसे एक अंडाशय यहाँ से शुरू होता है, न्यूक्लियस जो होता है, उसके बाद सेल बॉडी, इसके आउटर को कोशिका शरीर बोलते हैं, सेल बॉडी को। ठीक है। तो ये हमारा पर्टिकुलर कहाँ से कैसे आपका बोल सकते हैं स्टैचुला होता है, उसके बाद एक्सोन होता है। ये बहुत आपने साइंस में भी अपने नाइन्थ क्लास में ये सब चीज़ें कवर किया है। तो ये हम सारे चीज़ें इस टॉपिक में कवर करने वाले हैं कि कैसे हमारे न्यूरॉन्स को क्लासीफाइड किया जाए। देखो हमारे न्यूरॉन्स कैसे क्लासीफाइड किए गए हैं, तो ये आप चैप्टर नंबर सेकंड में पढ़ेंगे कि हमारे ये जो जितने भी कोशिकाएं हैं, जो हमारे न्यूरॉन्स हैं, उसे हम कैसे क्लासीफाइड कर रखे हैं। ठीक है। उसके बाद हमारे सेल बॉडी क्या है, एक्सोन, एक्सोन क्या है, एक्सोन की जो पार्ट्स है वो किस तरीके के स्ट्रक्चर, देखो एक्सोन के पतले पार्ट्स है। उसके बाद सेल बॉडी क्या है, जो हमारे अंडाशय है या फिर बोल सकते हो केंद्रक है, उसके आउटर जो लेयर होते हैं उसी को हम सेल बॉडी बोलते हैं, यानी कि शरीर, यानी कि शरीर कोशिका बोल सकते हैं, कि कोशिका शरीर बोल सकते हैं। ठीक है। तो ये हमारा प्रॉपर आपका न्यूरॉन्स का एक बोल सकते हो डायग्राम था या फिर स्ट्रक्चर था। और उसके बाद हम साथ, उसके बाद यहाँ पे देखो आप लोगों को जैसे रिवीजन के लिए एक बता दिया गया है कि ये कौन से पार्ट का नाम है, तो रिवीजन भी कर सकते हैं। अब उसके बाद आप लोगों को देखता होगा ये दिख रहा है, ठीक है, यानी कि Na, उसके बाद Cl यानी कि NaCl। ठीक है। तो ये आपका मिल के क्या आपका निर्माण करता है, यानी कि यहाँ पे कैल्शियम क्लोराइड हो गया, सोडियम क्लोराइड हो गया, तो इन सभी का जो है पोटाशियम का के होता है। तो यहाँ पे प्लस का मतलब होता है कि पॉजिटिव आपके इलेक्ट्रॉन्स, और माइनस का मतलब होता है कि नेगेटिव इलेक्ट्रॉन्स। तो कैसे हमारे पर्टिकुलर हर एक फील्ड में हमारे जो मेम्ब्रेन में जो है आपका वर्टिकुलर जो बोल सकते हैं कि पर्टिकुलर यहाँ पे स्ट्रक्चर के माध्यम से बताया गया है कि ये पॉजिटिव और नेगेटिव, देखो यहाँ पे इस तरफ पॉजिटिव और ये नेगेटिव मिलके देखो, यानी कि Na प्लस Cl माइनस, यानी कि सोडियम क्लोराइड, ये आपका जो है प्रॉपर आपका जो है बोल सकते हैं कि एक फॉर्मूला के रूप में हम समझ सकते हैं, जो हमारे NaCl जो हमारे पार्ट में, हमारे बॉडी में भी होता है। तो ये सारी चीज़ें आप चैप्टर नंबर सेकंड में कवर करने वाला है। चैप्टर नंबर सेकंड में आप ये भी कवर करेंगे कि ये प्रॉपरली हमारा जो स्ट्रक्चर है, जो हमारे न्यूरॉन्स है, यहाँ पे न्यूरोपैथोलॉजी के रूप में आपका न्यूरोपैथोलॉजी क्या है, जब हम हमारे ब्रेन के ऊपर, हमारे न्यूरॉन्स के ऊपर कोई भी स्टडी किया जाता है, न्यूरोपैथोलॉजी क्या होता है, जो हमारा इलाज चलाया जाता है कि हाँ भाई इसके ब्रेन में क्या बीमारी है, इसमें आपके न्यूरो प्लास्टिक सर्जरी जो होती है वो कैसे की जाती है, उसका कैसे ट्रीटमेंट किया जाता है। तो ये सारी चीज़ें हैं आप चैप्टर नंबर सेकंड में कवर करने वाले हैं। ठीक है। तो अब हम बात कर लेते हैं सेंट्रल नर्व सिस्टम, यानी कि केंद्रीय तंत्रिका तंत्र। यानी कि देखो सेंट्रल नर्व सिस्टम का नाम मतलब है, जैसे मान लो कि एक गोलाकार में आपने एक सेंटर बनाया, उसके बीच जो है फॉर एग्जांपल वो सेंट्रल हो गया, तो इसी चीज़ को हम सेंट्रल बोलते हैं। सेंट्रल का मतलब क्या होता है कि कोई भी चीज़ का पर्टिकुलर मिडल पॉइंट, ठीक है, तो वो हमारा सेंट्रल होता है। जैसे फॉर एग्जांपल एक गेंद होता है, तो उस गेंद का भी एक सेंटर होता है ना, जैसे कि आपका अर्थ होता है, अर्थ का भी आपका क्रस्ट जो होता है उसका सेंट्रल पार्ट होता है। ठीक है। कोर बोल सकते हैं या फिर मेंटल कोर, क्रस्ट, जो भी आपका जो पार्ट होता है अर्थ का, तो ये आपका प्रॉपर आपका देखने को मिलता है। ठीक है। तो हम इस चैप्टर नंबर थर्ड में पढ़ेंगे कि भाई आपके बॉडी में जितने भी आपके तंत्रिकाएं होती हैं, जितने भी आपके कोशिकाएं होती हैं, उनके सेंट्रल पार्ट्स जो होते हैं वो कैसे आपके फंडामेंटल जो है
पर कैप्शंस के रूप में जो है यहाँ पे परिधीय तंत्रिका तंत्र के रूप में जो है ये कैसे वर्क करते हैं। ठीक है, अगर मैं कांस्टेंट की बात कर लूँ तो यहाँ पे कंपोज्ड कैसे वर्क करता है, ब्रेन और स्पाइनल कोड जो है यानी कि सुषुम्ना जो है, यहाँ पे सुषुम्ना को बोला जाता है स्पाइनल कोड। ठीक है, और मस्तिष्क को हम बोलते हैं ब्रेन। ठीक है, तो आप लोग समझ सकते हैं कि ये जो ब्रेन हमारा स्पाइनल कोड जो प्रॉपर वर्क करता है, स्पाइनल कोड क्या होता है, आपकी रीढ़ की हड्डी जो होती है ना, जैसे कि आपका प्रॉपर ये जो रीढ़ की हड्डी बिल्कुल ही ब्रेन से अटैच होती है। तो आपने देखा होगा कि कई बार पीछे चोट लग जाता है तो भाई हमारा क्या है कि प्रॉपर हमारे जो रीढ़ की हड्डी होती है प्रॉपर वर्क नहीं कर पाती। ठीक है, तो ये स्पाइनल कोड होता है। अगर थोड़ा सा भी इसमें खरोच आ जाता है, इस स्पाइनल कोड में आपको पता है बहुत सी मतलब हमारे जो बाल है ना, उस बाल से भी पतले, बिल्कुल ही माइनर, उससे भी पतले जो है ना यहाँ पे आपके नसे के और नस के अकॉर्डिंग है ना, हमारे पूरे बॉडी में वो तार से बिछे होते हैं और उन्हीं से हमारे सेंस ऑर्गन काम करते हैं। आपने कभी देखा होगा कि बहुत से लोग होते हैं जो बेड से उठ नहीं पाते, उनके बोल सकते हैं क्यों क्यों क्योंकि उनका स्पाइनल कोड में जितने भी ये तार बिछे होते हैं ना, तार में सिंपल लैंग्वेज में इसलिए बोल रहा हूँ कि आप लोगों को समझ में आ जाए। तो ये तार जितने भी बिछे होते हैं ये प्रॉपर आपका टूट भी जाए ना एक भी, वो जुड़ ही नहीं सकता, क्योंकि भाई वो बाल से भी पतले होते हैं, जो हमारे हेयर होते हैं ना उस हेयर से भी पतले होते हैं, उससे भी कहीं ज्यादा पतले होते हैं, इतने कि हम आंखों से देख नहीं सकते, नंगी आंखों से नहीं देख सकते उसे। तो ये सारी चीज़ें हैं। स्पाइनल कोड के बारे में पढ़ेंगे कि स्पाइनल कोड जो है, बहुत से लोग आपने देखा होगा कि उनकी गर्दनें आगे से झुकी होती है, कुब्बड़ टाइप में पीछे निकल जाता है। क्यों? क्योंकि जब हमारा स्पाइनल कोड जो है प्रॉपर वे में स्टे नहीं खड़ा रहेगा बढ़िया से, और वो कैसे वर्क करता है ये भी हम चीज़ें इस चैप्टर में ही कवर करने वाले हैं स्पाइनल कोड के। देखिए जैसे कि यहाँ पे दिख भी रहा होगा आप लोगों को डायग्राम में कि कैसे ये स्पाइनल कोड जो है यहाँ पर प्रॉपरली वर्क करता है। ठीक है, अब स्पाइनल कोड का जो फंक्शन क्या होता है, हमारे पूरे ब्रेन से एक मैसेज फॉरवर्ड करना हमारे लेग फिंगर्स को, हमारे हाथों को, हमारे बोल सकते हो कि घुटने तक, हमारे घुटने से नीचे जितने भी आपके मूवमेंट होते हैं वो आपके स्पाइनल कोड के नर्व से ही होते हैं। ठीक है, क्लियर हो गया। अब उसके बाद हम इसमें ये भी पढ़ेंगे कि ब्रेन में हमारे बोल सकते हैं कि कैसे कैसे ब्रेन के हमारे अलग अलग पार्ट्स होते हैं। आपका सजिटल पैनल होता है, एक्सल पैनल होता है, और उसके बाद कॉर्नल पैनल होता है। तो ये सारे पैनल्स के अकॉर्डिंग हम अपने ब्रेन के बारे में यहाँ पे कवर करने वाले हैं। देखिए यहाँ पे जैसे दिखा रहा है कि इस साइड से जो है हम प्रॉपर क्या बोलते हैं, इस ब्रेन का नाम क्या है। तो ये सारा चीज़ हम क्या है एनालिसिस करने वाले हैं। अब इसके साथ साथ हम ये भी देखेंगे कि हमारे जो ब्रेन का, आप देखो यहाँ पे छोटा सा ये पात्र, ये एक बोल सकते हो कि एक निकला हुआ है ना, इसी से हमारा पूरा एक अटैच होता है, हमारा पूरा प्रॉपर गर्दन का नीचे ज़्यादा निचले वाला जो हिस्सा होता है ना वो पूरा इसी से अटैच होता है। क्लियर हो गया। तो ये सारे चैप्टर नंबर हम थर्ड में कवर करने वाले हैं सारे टॉपिक्स को। ठीक है, तो यहाँ पे बहुत से फिलोसोफर की मैं बात करूँ तो जिन्होंने नर्व सिस्टम या फिर ब्रेन के ऊपर जो है अपनी फिलोसफी के रूप में यहाँ पर दर्शाया गया, जैसे यहाँ पे पॉल ब्रोका, जैसे कि आपको मैंने पिछले चैप्टर में बता दिया है, पॉल ब्रोका को बोल सकते हो कि बहुत ज़्यादा फेमस नर्व सिस्टम के रूप में उन्हें फिलोसफी के रूप में जाना जाता है। क्लियर हो गया। अब हम बात कर लेते हैं चैप्टर नंबर 4 के बारे में। चैप्टर नंबर 4 है आपका पेरिफेरल नर्व सिस्टम, यानी कि परिधीय तंत्रिका तंत्र। अब देखो इसमें क्या होता है कि हम पर्टिकुलर इस चैप्टर में ये पढ़ने वाले हैं कि हमारा इंट्रोडक्शन जो हम पढ़ेंगे कि भाई ये का आपका परिधीय तंत्र क्या होता है। ठीक है, जैसे कि आपका क्रैनियल नर्व्स जो है, क्रैनियल नर्व्स जिसे हम कपाल तंत्रिका बोलते हैं। कपाल को क्या बोलते हैं, हमारा सर का जो आउटर पार्ट होता है, बिल्कुल खोपड़ी जिसे बोलते हैं, वो हमारा ऊपर वाला जो पार्ट होता है। देखो यहाँ पे आपको दिखेगा कि इन पार्ट्स के भी नाम हैं आपके, वेगस हो गया, फैशियल हो गया, ट्रिग्नोनल हो गया, ऑप्टिक हो गया। तो ये हमारे पार्ट्स है ब्रेन के। तो इन ब्रेन के पार्ट्स भी हम इसमें एनालिसिस करेंगे और इनके क्या क्या फंक्शंस हैं, ये सारी चीज़ें हम इसमें एनालिसिस करेंगे। और उसके बाद हमारे फेस के जो ऊपर वाले पार्ट्स होते हैं उनको हम क्या बोलेंगे। ठीक है, और यहाँ पे देखो, यहाँ पे आपके बोल सकते हैं कि एक पर्टिकुलर हर एक चीज़ को यहाँ पे डायग्राम के अकॉर्डिंग एक्सप्लेन किया गया है कि ये इन पार्ट्सों का नाम क्या है और इनका क्या क्या फंक्शंस होते हैं, ये सारी बातें बताई गई है। ठीक है, उसके बाद हम इसमें ये भी कवर करने वाले हैं चैप्टर नंबर 4 में कि चैप्टर नंबर 4 की बात बताया जाए तो देखो आप लोग देखते हो कि हमारे यानी कि पैरों में जो आपके बोल सकते हैं कि एक आर्क बना होता है,
उस आर्क अगर नहीं बना होता तो देखो छोटे बच्चे जानते हो कैसे चल नहीं पाते, कैसे खड़े नहीं हो पाते, क्योंकि छोटे बच्चों में ना चाइल्ड के रूप में जो है ना उनका आर्क नहीं बना होता। अब वो आर्क नहीं बना होता तो उनका बोल सकते हो कि पैरों पे जो है वजन डालते हैं तो स्थिर नहीं हो पाते। आर्क के कारण ही हमारे पैरों में जो है स्थिरता आती है और तब हम खड़े हो पाते हैं। ठीक है, तो ये सारे एक पोजीशन के अकॉर्डिंग हम ये एनालिसिस करने वाले हैं हम अपने चैप्टर नंबर 4 में। अब उसके बाद हम इसमें बोलेंगे पैराफेथोमोलॉजी जो है, आपका नर्व सिस्टम भी इसमें पढ़ेंगे कि भाई आपका स्टिमुलेटर्स जो होता है, सेलिब्रेशन जो है, स्लो हार्ट्स रेट जो है, यहाँ पे प्रॉपर हम इन सभी के बारे में एक स्ट्रक्चर के रूप में जो है फंक्शन एनालिसिस करने वाले हैं। ठीक है, अब उसके साथ साथ हम इसमें ये भी कवर करने वाले हैं कि ये जो प्रॉपर वे जो है आपका इनहिबिट्स के रूप में जो है ये कैसे प्रॉपर यहाँ पे आपका डायलेट्स पुपिल जो है या कैसे वर्क करता है, इन सभी फंक्शंस के बारे में हम यहाँ पे एनालिसिस करेंगे चैप्टर नंबर 4 के बारे में। ठीक है, तो ये अब हमारा 5th चैप्टर स्टार्ट होता है, हेमिस्फेरिक स्पेलिजेशंस जो यानी कि गोलार्ध विशिष्टीकरण। स्पेलिजेशंस का मतलब होता है स्पेशल के रूप में देखा जा रहा है। देखो अब इसमें क्या है कि गोलार्ध, गोलार्ध का मतलब होता है हेमिस्फेरिक। आपने स्फेरिक पढ़ा होगा, स्फेयर पढ़ा होगा, एरिया ऑफ स्फेयर कितना है और एरिया ऑफ सब स्फेरिक कितना है। ठीक है, तो ये आपने मैथ्स के फॉर्मूले में पढ़ा होगा। तो देखो ये अब हम ये देखेंगे कि आपने देखा होगा कि सब लोगों को लिखने का तरीका क्या होता है, बहुत से डिफरेंट होता है। अब फॉर एग्जांपल मोमडम्स में आपके राइट से लेफ्ट की तरफ लिखा जाता है, ठीक है, और आपके हिंदू में लेफ्ट से राइट की तरफ लिखा जाता है। लेकिन भाई बहुत से बच्चे होते हैं राइट हैंड साइड होते हैं, बहुत से बच्चे लेफ्ट हैंड साइड होते हैं, तो उन बच्चों के अकॉर्डिंग जो है उनका ब्रेन के कारण ये होता है। दायां और बायां गोलार्ध के अकॉर्डिंग उनका ब्रेन के विकास के कारण होता है। ध्यान रखिएगा, आज से पता चल जाएगा कि आप लोगों को क्यों भाई कुछ बच्चे जो हिंदू होते हैं वो क्यों भाई आपका प्रॉपर दाएं से बाएं की तरफ लिखते हैं, या फिर बाएं उंगली हाथ से लिखते हैं, या फिर दाएं से, उनका कैसे होता है, ड्यू टू रीज़न ऑफ आपके ये साइकोलॉजी। ठीक है, ये इसका रीज़न होता है। ठीक है, अब उसके बाद हम इसमें ये पढ़ेंगे कि आपका ये जितने भी आपके नर्व्स हैं वो कैसे यहाँ पर प्रॉपर वे में थोड़ा सा ही आपके खोपड़ी में यानी कि कपाल में दाएं और बाएं के गोलार्ध में जो बीच में जो डिफरेंट होता है, यानी कि लेफ्ट एंड राइट में जो बीच वाला सेंटर पार्ट होता है वो कैसे अगर प्रॉपरली उन दोनों के बीच क्या बोल सकते हो कि हेमिस्फेरिक डिफरेंसेस होता है। तो ये सारे हम डिफरेंसेस इनमें पढ़ेंगे। भाई विजन होता है, ऑडियंस होता है, टच होता है, मूवमेंट्स होता है, मेमोरी होता है, लैंग्वेज होता है और स्पेरिक एबिलिटीज़ होता है। तो ठीक है, यानी कि स्थानिक क्षमता, स्पेशलिटी जो है यहाँ पर क्षमता के बारे में भी हम यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं। तो चैप्टर नंबर 5th में हम ये आपका डिस्कस करने वाले हैं। अब उसके साथ साथ हम 5th में ये भी डिस्कस करने वाले हैं कि जब हम किसी भी ऑडिटोरियम व्यवस्था के रूप में जो हमारा एक साइंटिफिक अगर मैं बोलूँ तो जैसे हमारा एक विज़न बनता है, ठीक है, लाइक डेट कि हम किसी भी अल्फ़ाबेटिकल तरीके से हम किसी भी चीज़ को जांच करते हैं, तो एक बोल सकते हो कि प्रॉपर एक आईसाइट व्यवस्था में आपने कभी बिल्ली को देखा होगा, उसका जो विज़न होता है ना किसी भी चीज़ को, कभी बिल्ली को देखा होगा कि वो अचानक से स्थिर है, कोई खतरा उसके पास आता है तो भाई उस खतरे से पहले वो अपना छलांग लगा के ना भाग जाती है, या फिर बोल सकते हो हट जाते हैं उस चीज़ से। क्यों? क्योंकि उसका जो आइज का फोकस पॉइंट है ना वो बहुत डेंजरस होता है। डेंजरस की बात की जाए तो बहुत ज़्यादा एक्टिव होता है। तो ये सारी चीज़ें आप चैप्टर नंबर 5th में पढ़ेंगे कि ऐसा क्यों, ये क्या रीज़न है, उसके पीछे रीज़न क्या है, उसका प्रॉपर एक विज़न क्या है, ये आप चैप्टर नंबर 5th में पढ़ेंगे। कि द सोडियम ऑफ एथमेटिकल टेस्ट के माध्यम से हम पढ़ेंगे कि हम कोई भी टेस्ट करते हैं। देखो यहाँ पे आपका प्रॉपर यहाँ पे दिखाया गया है कि ये टेस्ट के माध्यम से हम कोई भी विजन लेते हैं तो हमारा क्या है, हम सोचते हैं कि भाई क्या है। फॉर एग्जांपल आपने ये सोचा होगा कि झूठ पकड़ने वाली मशीन की भाई झूठ बोलते हैं तो हम पकड़ लेते हैं। देखो ऐसा क्यों होता है, क्योंकि देखो साइकोलॉजी क्या कहता है कि कोई भी इंसान जो झूठ बोलता है ना उसके हार्ट बीट है ना प्रॉपर वे में जो सिंपल रहता है, उस हार्ट बीट के अकॉर्डिंग वो सोचने के कारण उसके हार्ट बीट में थोड़ा सा डिफरेंट आ जाता है। तो इसी कारण जो है ये आपका बोल सकते हो कि इस टेस्ट में हम पकड़े जाते हैं। अदरवाइज जो है इस टेस्ट भगवान का कोई ऐसा नहीं है चमत्कार है कि हाँ भाई झूठ को झूठ पकड़ लेगा। ठीक है, वो टेस्ट में आप अपने आप को क्लियर कर सकते हो। क्योंकि जब आप अपने हार्ट बीट पे कंट्रोल करोगे तो आपका प्रॉपर वे में जो है हार्ट बीट के अकॉर्डिंग प्रॉपर आपका जो है सही तरीके से जो है मशीन कैच नहीं कर पाएगा। ठीक है, तो ये आपका चैप्टर नंबर 5th था।
ठीक है, तो अब हम चैप्टर नंबर 6 के बारे में पढ़ेंगे। तो चैप्टर नंबर 6 में क्या है, एंडोक्राइन सिस्टम। एंडोक्राइन सिस्टम यानी कि अंततः स्वावरी तंत्र, जिसमें हम ये देखेंगे कि हमारे जो नर्व्स है यानी कि हार्मोन्स जो हमारे देखने को मिलता है। आप लोगों ने देखा होगा कि डे बाय डे हमारे हार्मोन्स में बहुत ज़्यादा डिफरेंट आते हैं, हमारे हार्मोन्स में चेंजेस आते हैं। तो बहुत बार आपने देखा होगा कि बोलता रहता है ना कि अच्छा ये तो हार्मोन्स के रूप में अट्रैक्शन है। तो ये आप इसमें ये भी पढ़ेंगे कि थायराइड क्यों होता है हमारे हार्मोन्स में। थायराइड जो गले का एक बोल सकते हो कि बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम है। थायराइड आपका थाइमस जो होता है कैसे वो बढ़ जाता है। उसके बाद पाइनल ग्लैंड्स जो पिनल ग्लैंड्स जो होता है वो क्या होता है। तो ये सारी बातें जो है आप ये देखेंगे। उसके बाद एंड्रेनल आपका जो है ग्लैंड्स जो क्या है, पैनक्रियाज किस तरीके से वो होता है, यूट्रस वगैरह भी आप लोग इसी चीज़ में, जैसे गर्भाशय व्यवस्था भी मादा में और बस अंडाशय मादा में इस इत्यादि जो है इस चीज़ के अकॉर्डिंग हम इसमें चैप्टर नंबर 6 में कवर करने वाले हैं। यानी कि अंडरस्टैंडिंग हार्मोन्स, यानी कि अंडरस्टैंडिंग हार्मोन्स जो हमारे हार्मोन्स ये ऐसे हैं जो प्रॉपर वे में डे बाय डे जो है पीनियल ग्लैंड्स के ग्रंथि जो है आपका जैसे कैसे बढ़ता है, आपके थायराइड धीरे धीरे कैसे बढ़ते हैं। उसके बाद आपके प्रॉपर यहाँ पे गर्भाशय में जो अंडाशय जिस तरीके से मतलब पनपता है वो कैसे धीरे धीरे उत्पन्न होता है, कैसे कैसे उनमें होता है। ठीक है, तो यहाँ पे फंक्शन ऑफ हार्मोन्स भी हम पढ़ेंगे कि फंक्शन की बात की जाए तो हार्मोन्स की स्थिति कैसी है। तो देखा जाए तो हार्मोन्स की स्थिति जैसे कि मैंने आपको ऊपर देखो ये डायग्राम बता दिया अभ्यास करने के लिए। देखो ये प्रॉपर यहाँ पे डायग्राम है, अभ्यास करने के लिए आपको क्या है यहाँ पर दे दिया। तो यहाँ पे आप अपने पुस्तक में लिखकर थोड़ा अभ्यास भी कर सकते हैं कि भाई क्या है प्रॉपरली। अब उसके बाद यहाँ पे पिट्यूटरी ग्लैंड्स जो होता है सबसे बड़ा, पीयूष ग्रंथि जो है सबसे बड़ी आपके ग्लैंड्स होते हैं, सबसे बड़ा आपका पार्ट होता है ब्रेन का। ठीक है, तो ये आपका प्रॉपर वे में जो है एक मैसेज फॉरवर्ड करता है। कैसे उसका देखो देखो ये आपका कितना छोटा, सबसे छोटा वाला जो पार्ट होता है देखो ये है। अब देखो इसका विकास कैसा है, देखो इतना है, देखो छोटा सा पार्ट है, एक सबसे छोटा वाला है। सबसे छोटा ग्रंथि जो है ग्लैंड्स जो होता है आपका पिट्यूटरी ग्लैंड्स होता है, जो आपका इस तरीके से दिखता है। इसका स्ट्रक्चर कैसे ये वर्क करता है। उसके बाद यहाँ पे एंट्रियर के जो कैसे यहाँ पे फंक्शन करता है, ACTH के बारे में भी हम पढ़ेंगे। यानी कि एंड्रोक्रोमेटिक टॉपिक हार्मोन्स के बारे में भी, यहाँ पे थायरेटिक स्टिमुलेटिंग हार्मोन्स के बारे में भी कवर करेंगे कि भाई वो कैसे फंक्शंस करते हैं। ठीक है, तो उसके बाद यहाँ पर हम यहाँ पे कुछ विद्वानों की यानी कि फिलोसोफर जो हैं, थिंकर्स हैं, यानी कि जिन्होंने अपनी थिंकिंग्स को रिप्रेजेंट किया। देखो यहाँ पे आप देख रहे होगे कि एक व्यक्ति है काफ़ी छोटा है और एक व्यक्ति जो है काफ़ी बड़ा है। यहाँ पे इनकी हाइट के बारे में देख रहा होगे। ठीक है, तो ये हाइट कैसे हो जाता है, कई बार आपने देखा होगा कि देखो यहाँ पे बहुत से छोटे हैं, यहाँ पे छोटा है, यहाँ पे एक छोटी सी दिख रही है ना गुड़िया, लेकिन इसकी एज बहुत बड़ी है भाई, 22 साल के आसपास देखो यहाँ पे पिक्चर्स में दिख रही होगी। तो ये सारे चीज़ कैसे होते हैं भाई, ड्यू टू रीजन ऑफ हार्मोन्स डेवलपमेंट या फिर अनडेवलपमेंट। उसके बाद ऑक्सीटोमिक्स जो होता है, ऑक्सीटोमिक जो है इसके बारे में ही पढ़ेंगे कि ऑक्सीटोमिक्स क्या होता है। तो यहाँ पे आप लोग देखते हो कि कैसे यह आपका कुशिंग संलक्षण जो है, यहाँ पर कैशिंग सिंड्रोम जो है, कैसे यहाँ पर आप देख सकते हो कि भाई हमारे जो है मसल्स यानी कि जो हमारे पेट के जो मसल्स होते हैं वो कैसे चमड़े की तरह फ्लेक्सिबल है, वो लटक जाते हैं। तो ये सारी चीज़ें ड्यू टू रीजन ऑफ हार्मोन्स के कारण। यहाँ पे थायराइड्स ग्लैंड्स भी हम पढ़ेंगे कि थायराइड जो होता है वो क्यों होता है, थायराइड होने के कारण क्या मतलब वो होते हैं, थायराइड्स के जो हार्मोन्स क्या आपके प्रभाव डालते हैं। तो देखो भाई गले का जो बोल सकते हो कि साइड में आपका बोल सकते हो गले का जो है निकल जाना। देखो गले में क्या है आपका प्रॉपर ऐसा लगता है जैसे कि कोई लाइडेड की 1 किलो का जो है मांस यहाँ पे लटका दिया गया है। तो ये क्या होता है कि जब हमारे थायराइड्स होते हैं ना, तो उस सिचुएशन में हमारा क्या है कि गला पूरा तरह से लटक जाता है, जिससे हमारा वोकल कॉर्ड, हमारी आवाज़ें भी है बहुत जाके आगे जाके बंद भी हो सकती हैं, हमारे वोकल कॉर्ड ख़त्म हो सकता है। पीनियल ग्लैंड्स भी पढ़ेंगे। उसके बाद यहाँ पे पैनक्रियाज के बारे में भी कवर करेंगे। तो ये सारे जितने भी हमारे ग्लैंड्स हैं तो ये हम चैप्टर नंबर 6 कवर करेंगे। ठीक है, चैप्टर नंबर 6 के साथ साथ जो है यहाँ पे बायोसाइकोलॉजी यानी कि जैव मनोविज्ञान जो है आपका कवर होता है कि इस पूरे जैव मनोविज्ञान में आप कौन से चैप्टर में क्या क्या कवर करने वाले हैं। तो ये आपका सेशन जो है अब कंप्लीट होता है। और जितने भी फर्स्ट टाइमर क्लास ज्वाइन कर रखे थे, क्लास को शेयर कर देना, चैनल को लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए।